देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अफ्रीका पे ध्यान दें। जितना एशिया पढ़ रखा उतना पढ़ें। अफ्रीका देखिए, ये है अफ्रीका, आपको दिख रहा होगा। अफ्रीका एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है और ये पॉलिटिकल मैप है अफ्रीका का। तो अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप एक बार आप लोग खोल लीजिए और ज़रा वहाँ पे कंट्रीज सारी एक बार देखिए सब लोग। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ से ट्यूनेशिया। सबसे पहले इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या दिख रही है आपको? इजिप्ट कैपिटल क्या है? फटाफट बोलो। इजिप्ट की कैपिटल कायरो दिख रही है। ऊपर से देखिए, राइट से दिखा कायरो। लीबिया की कैपिटल देखिए, त्रिपोली दिख गया। ट्यूनेशिया देखिए, ट्यूनेशिया की कैपिटल ट्यूनिस। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स। मोरक्को की कैपिटल रबत। देख लिया? देख रहा भाई? हाँ, सूडान देखिए। आवाज आ रही है मेरी? कि जो मतलब जितने भी पॉलिटिकल कंट्रीज के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उनकी पॉलिटिकल मैप को थोड़ा देखिए और ध्यान से ये देखिए कि कौन सी कंट्री का किससे बॉर्डर टच हो रहा है, उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकली आप आराम से देख लीजिए। उसके बाद में फिर आप जो है इस पे आएंगे, जो हम लोग बात करेंगे कल मैं आप लोगों से पूछूंगा उसके बारे में। फिर यहाँ पे फिजिकल फिजियोग्राफी के ऊपर आएंगे, जहाँ पे मैं माउंट एटलस में मार्क करवा चुका हूँ पहले आपको। इथोपियन हाईलैंड, जब फिजिकल में जाएंगे तो आपको फिजियोग्राफी में इथोपियन हाईलैंड दिखेगा, अजमावा हाईलैंड, ये सब मार्क होगा, आप लोगों ने कर रखा होगा। काटंगा प्लेटू, जोम्बिया प्लेटू, जिम्बाब्वे प्लेटू, उसके अलावा आपका बाई प्लेटू और आपका ग्रेट कारू, ये सब जो है आप लोगों ने मार्क कर रखा होगा ऑलरेडी, और ये सारा आपको मार्क करवाना है उसी तरीके से। डिज़र्ट्स कौन कौन से हैं, तो फिजियोग्राफी में डिज़र्ट्स और वहाँ के जो इम्पोर्टेंट डिज़र्ट्स हैं वो, और बेसिन्स कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट, वो सारा मार्क करना है अफ्रीका के बारे में। लेकिन पहले आप जो है काम यही करिए, पहले आप पॉलिटिकल मैप को अच्छे से आज दिमाग में उठा लीजिए। पॉलिटिकल मैप में क्या होगा, क्या देखना है कि कंट्री की कैपिटल क्या है और कंट्री की बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से हो रहा है। अफ्रीका की कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन से होके जाती है, कौन सी कैंसर से, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्री है। यहाँ से कैंसर भी पास होता है, यहाँ से आपका इक्वेटर भी पास होता है और यहाँ से कैप्रिकॉन भी पास हो रहा है। कैप्रिकॉन भी पास हो रहा है ना? तो जब तीनों लाइनें पास हो रही हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो कैंसर में फॉल करती है, कौन सी जो है वो आपकी इक्वेटर में फॉल करती है, और कौन सी कंट्री जो है वो आपका जो है कैप्रिकॉर्न पे फॉल करती है। और इस तरह से आप जो है थोड़ा सा इसको देख लेंगे मैप को अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में आगे से आगे। अभी आज तो कल आर का एग्ज़ाम भी है, तो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन लोगों को देना है, और घर पे जो है बैठ के आराम से दिल लगा के एटलस को पहले आप देख लें, ये पॉलिटिकल देख लें, एक बार फिजिकल भी देख लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मैंने फिजिकल पूरा मार्क करवा रखा है, पॉलिटिकल भी दिखा रखा है, तो उन लोगों को आसानी होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार अफ्रीका देखें, टाइम दीजिए। अफ्रीका का मैप कम से कम आपको पता हो कि साउथ अफ्रीका, अगर आपसे कोई बोल रहा है तो ये नहीं कि उधर अल्जीरिया के साइड में लगा रहे नॉर्थ में, साउथ में एकदम लास्ट में है साउथ अफ्रीका, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे कोई बोले कि चाँद कहाँ है तो पता होना चाहिए। ठीक है, डिजिबूटी कहाँ है, बूटी बूटी कहाँ पे है तो पता होना चाहिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे कौन सी कंट्री है, सोमालिया है तो पता होना चाहिए। रेड सी को कौन कौन सी कंट्री टच कर रही हैं वो देखना है। तो ये पॉलिटिकल मैप पे थोड़ा सा आप काम करिए। और मेडिन सी में कौन कौन सी कंट्री ओपन हो रही हैं, जैसे इजिप्ट है, आपका लीबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, तो इस इन सबको याद रखिए। एटलांटिक सी के साइड में कौन सी। ना, कौन सा?
हम्म हम्म हम्म। हाँ, तो जॉर्डन नहीं, गल्फ ऑफ अकाबा में कहाँ ओपन है? तो गल्फ ऑफ अकाबा आप लोग खोल लीजिए, देखिए। आप लोग गल्फ ऑफ अकाबा खोल लीजिए, का मैप खोल लीजिएगा। खोल लिया सबने? ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा में देखिए आप, ये जो आ रहा है गल्फ ऑफ अकाबा, ये एकदम टिप पे जो है इसके कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ग- आवाज आ रही है? हम्म। हाँ, तो गल्फ ऑफ अकाबा जो है वहाँ देखिए आप कि इजिप्ट, 4 कंट्रीज हैं इसमें गल्फ ऑफ काबा के आसपास। अ, तुम कौन सा, जॉर्डन, इजिप्ट, इसराइल और सऊदी अरबिया, ये इसके चारों तरफ सराउंड कर रही है, इसके चारों तरफ डिवाइड हो रहा है, यानी कोस्ट लाइन जो है। हाँ, रेड सी में, हाँ हाँ, रेड सी में काउंट करेंगे, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो गल्फ ऑफ, यू, हाँ, यू वाना सी की गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो रेड सी का पार्ट है कि नहीं, है ना? ये क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना? हाँ, तो गल्फ ऑफ अकाबा जो है, वैसे रेड सी जो होता है, फेमस जो रेड सी है, वो वही नैरो लाइन को बोलते हैं, लेकिन गल्फ उसी के अंडर ही आएगा। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल। लेकिन रेड सी को डायरेक्टली टच नहीं कर रहा है, तो अब ये है कि हाँ, एक एक आपका क्वेश्चन कैसा पूछा है, उसके हिसाब से इसको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो है, अगर आप कहोगे रेड सी में ओपन होना तो एक अलग चीज हो जाती है, गल्फ ऑफ अकाबा में ओपन होना एक अलग बात हो जाती है, ठीक है ना? अब देखो, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या था? हाँ, अगर रेड सी में जॉर्डन नाम आ जाता है, ठीक है, तो गल्फ ऑफ अकाबा क्योंकि टच कर रहा है तो वहां पे होगा, लेकिन डायरेक्टली ओपन नहीं बोलेंगे रेड सी में। रेड सी में जो रेड सी है वहीं पे बोलेंगे, ठीक है ना? डायरेक्टली अब क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे नहीं वैसे। इसमें होता क्या है कि क्या नाम है, गल्फ ऑफ अकाबा क्योंकि वैसे तो पार्ट है, लेकिन डायरेक्टली ओपन में अगर आप लगा देते हो, क्वेश्चन ऐसे बना नहीं है अभी तक, लेकिन अगर बनता है तो आप लगा सकते हो वैसे, क्योंकि टेक्निकली तो है ना, लगा सकते हो। और कोई है भी नहीं वहाँ पे सी ना। हम्म। देखो ये वाला जो है रेड सी, देखो देखो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो रेड सी है, रेड सी जो सी होता है उसका पार्ट गल्फ भी होता है और कैनाल भी होता है। जैसे क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक पूछता है कि गल्फ ऑफ अकाबा जो है उसके आसपास कौन सी कंट्रीज है, तब बहुत आसान है, कर लोगी, ठीक है ना? अगर बोलता है गल्फ ऑफ स्वेज कैनाल तो भी कर लोगी, लेकिन अगर बोलता है रेड सी का पार्ट, यानी ज्यादा स्पेसिफिक करता है, तो रेड सी में जनरली क्या करते हैं ना, ये जो रेड सी वाला यानी उधर का पार्ट छोड़ के रेड सी करते हैं, लेकिन आप अगर रेड सी को देखोगे तो क्योंकि गल्फ ऑफ अकाबा भी रेड सी का पार्ट है, और स्वेज कैनाल जो कैनाल है स्वेज, वो जो है गल्फ ऑफ स्वेज, ये भी पार्ट है। तो आप अगर टेक्निकली बोलता है तो आप बोल सकते हो जो उसके चारों तरफ है रेड सी का, बोल सकते हो कि रेड सी है, रेड सी में ओपन होता है, ठीक है? नहीं नहीं, तो रेड सी वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि उधर कोई और, मतलब रेड सी को सिर्फ वो नैरो स्ट्रिप जो आ रही है ना उसी को समझते हैं, वो जो गल्फ को नहीं लेते, कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि और किसी का पार्ट तो आप मानोगे नहीं ना,
तो इसलिए अगर सी के तौर पे देखा जाएगा गल्फ, क्योंकि सी जो होता है अक्सर किसी ना किसी सी का पार्ट होता है गल्फ, है ना। तो उस केस में जब आप गल्फ की बात करोगे तो रेड सी का पार्ट माना जा सकता है, लेकिन टेक्निकली वैसे रेड सी का पार्ट जो है जो बोलते हैं ज़्यादा, जो इधर इधर ही वाले पार्ट को बोलते हैं, लेकिन आप गलत नहीं हो। अगर आप अकाबा वाले को लगा देते हो, यानी अकाबा के आसपास जो 4 कंट्रीज हैं उनको भी लगा देते हो, तो आप गलत नहीं हो, ठीक है ना। रेड सी का पार्ट अगर बोल देते हो तो यू आर नॉट रॉन्ग। वैसे बनाएंगे क्यों कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, वो सीधे अकाबा पूछेंगे, गल्फ ऑफ अकाबा। लेकिन अगर मान लो बना दिया रेड सी, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रेड सी, आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि दो स्ट्रिप टाइप से, मतलब जो है अकाबा और उसको देखोगे रेड सी को, जब आप देख रहे हो मैप में, तो आपको गल्फ ऑफ अकाबा और सुएज, दो गल्फ थोड़ी थोड़ी सी नजर आ रही है। तो वो भी तो मतलब स्पेसिफिक अगर नहीं जाता है तो पार्ट ऑफ रेड सी माना जाएगा ना। तो इसलिए तो उस केस में ठीक है। इधर नहीं, इसका भी है, आप लगाओगे, देखो जहाँ पे गल्फ सी, जहाँ तक रेड सी खत्म हो रहा है ना, उसके जितने भी मतलब वो हैं वो क्या नाम है, गल्फ भी और कैनाल भी, वो सब आएगा इसमें, पार्ट माना जाएगा उसका, रेड सी का जो टच कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो रेड सी में अगर आप देखें टेक्निकली, अगर ऑथेंटिक सोर्स से मैं देख लूँ, तो ऑथेंटिक सोर्स से जो है कितनी कंट्रीज में बता रही हो, कितनी कंट्रीज हैं को कह रही हूँ। हम्म। हाँ, तो इसमें जो है सऊदी अरबिया को ले रहा है, यमन ले रहा है, और क्या ले रहा है, जॉर्डन भी ले रहा है ना। जॉर्डन नहीं ले रहा है। नहीं, जॉर्डन है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जॉर्डन है। देखो एनसीईआरटी वगैरह जो है उसको ले रहे हैं उसमें। जॉर्डन भी ले रहा है, जॉर्डन भी ले रहा है, इजिप्ट को भी ले रहे हैं, ठीक है ना। सूडान को भी ले रहे हैं, और इटीरिया को भी ले रहे हैं, और डिजिबूटी को भी ले रहे हैं, और सोमालिया को भी ले रहे हैं, ठीक है। और ठीक है ना, इसराइल को ले रहे हैं, हाँ। इसमें इसराइल का, एक मिनट, इसराइल का नाम नहीं ले रहे। ये एक फिगर दे रखा है एनसीईआरटी, देखो इसमें, इसमें जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज जो दे रहा है ना रेड सी का, वो इसमें दे रहा है, कौन कौन सा दिया है तुम्हें, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यमन, सूडान, और एरिट्रिया और डिजिबूटी, ये दिया है ना तुम्हें, यही 4 दिए हैं ना। हाँ, लेकिन जो है इधर क्या नाम है आपका, सऊदी अरबिया के अलावा यमन भी है और जॉर्डन भी है, ठीक है, वो कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर इसराइल भी है, इसराइल भी इज ऑल्सो कनेक्टिंग। और ये भी है, क्या नाम है आपका, इसराइल भी है, और ये क्या नाम है इसका, इजिप्ट भी है, ठीक है, सारे हैं। तो सुन, मार्क कर लो ना। देखो यमन, सोमालिया, सोमालिया है, ठीक है, सोमालिया है, सोमालिया को भी कर रहे हैं, ठीक है, कंसीडर। उसके बाद में आपका डिजिबूटी, डिजिबूटी, एरिट्रिया। लेकिन इसमें मसला मसला ये है कि जब ये एक्सटेंशन ले रहे हैं तब लेंगे ना, एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो फिर, देखो ऐसा है कि जब एक्सटेंशन गल्फ तक लेके लेंगे, स्पेसिफिक अगर लेंगे तो 6 ही कंट्रीज लेंगे, और अगर इसमें एक्सटेंशन भी ले रहे हैं, यानी कि जैसे बाप मंदाब से आगे बढ़ के वो पूरा ले रहे हैं, और उधर क्या नाम है गल्फ को ले रहे हैं, तब जाके ये सारी कंट्रीज ले लेंगे उनके। जान लीजिए सोमालिया है, डिजिबूटी है, इरिट्रिया है, सूडान है, सारे ये सारी कंट्रीज है, सूडान है, इजिप्ट है, जॉर्डन भी है, इसराइल है, यह यमन है, ठीक है। इतनी कंट्रीज आ जाएंगी अगर एक्सटेंशन ले रहे हैं, पूरा रेड सी ले रहे हैं। अदरवाइज जो मेन रेड सी ले रहे हैं विदाउट गल्फ, तब फिर वहाँ पे इजिप्ट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है ना, गल्फ के विदाउट
रेड सी, क्योंकि रेड सी जो पर्टिकुलरली जाना जाता है वो जो मेन जो सी है उसी को जाना जाता है, तो इसलिए उस समय 6 कंट्रीज होंगी। तो अब वो अगर पूछेगा भी क्वेश्चन तो ऐसा पूछेगा कि जैसे स्पेसिफिक पूछेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि रेड सी से रेयर होगा ऐसे, मतलब ऑप्शन जो देगा वो ऐसे देगा कि रेड सी में कौन सी कंट्री ओपन नहीं होती, तो उसमें ऐसे बोल देगा वो ओमान दे दिया, यमन दे दिया, सूडान दे दिया, सऊदी अरबिया दे दिया। तो आपको समझ में आ गया कि ओमान तो नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन देगा इसमें, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी बनाएगा ही नहीं जहाँ पे डिबेटेबल हो जाए चीज़ें, ठीक है ना। उम्र है अभी तो, बहुत उम्र बची है, तुम्हारा बेटा 17 साल का होगा तब तुम अगर इंटरव्यू दोगी तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं है। अफ्रीका में ये पॉलिटिकल मैप है अफ्रीका का, आप लोगों को एटलस में भी दिख रहा होगा, दिख रहा है एटलस के अंदर आपके अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप। अब इसके अंदर आप देखेंगे पॉलिटिकल, अगर उसका देखेंगे तो आपको अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, चाद, नाइजर, माले, सूडान ये सब दिखेगा, उनकी कैपिटल दिखेगी। इनकी यूपी इस बार यूपीपीसी उसमें आरओ वाले एग्जाम में इन्हीं का, ये जो कंट्रीज हैं इन्हीं का कैपिटल पूछा हुआ है, मतलब अफ्रीका की कंट्रीज हैं उनका कैपिटल पूछा हुआ है, मैच करना है 4-5 कैपिटल आपको। युगांडा का पूछा हुआ है आई थिंक, युगांडा का पूछा हुआ है, सूडान का पूछा हुआ है ना। किसका किसका पूछा हुआ था, है? सेंट्रल अफ्रीका से पूछा था, कॉन्गो का पूछा था, बर्ता हाँ, चार चार पूछा था, तो ये वाले जो है सेंट्रल अफ्रीका की जो कंट्रीज है उनके कैपिटल पूछी हुई थी, मैच करने के लिए बोला था। आ मैच करना था, तो आसान से 4 कैपिटल, अगर 2-3 कैपिटल भी आपको याद रह जाती तो आप आराम से मैच कर लेते उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए कैपिटल याद करना जरूरी है, तो अपने मैप में आप फटाफट 2-4 इंपॉर्टेंट कैपिटल अब दरअसल रिवाइज करा दो फटाफट इन लोगों को जल्दी से। तो हम लोगों ने अफ्रीका का पॉलिटिकल उस दिन देख लिया था और बहुत अच्छे से डिटेल में देख लिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अफ्रीका में। आप लोग इसके आसपास की वो देखिए, फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी ऑफ अफ्रीका, माउंटेन एंड प्लेटूज। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है उससे आगे बढ़िए और फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ जाइए। कौन सी, किसकी फिजिकल ज्योग्राफी खोलेंगी, अफ्रीका की। कौन कौन सब लोग फिजिकल ज्योग्राफी देखिए अफ्रीका की। ये नॉर्दर्न साइड में आप देखें, नॉर्दर्न माउंटेन आपको दिखेगा, दिख रहा है एटलस माउंटेन में, नॉर्दर्न साइड में आपको एटलस माउंटेन दिखेगा। एथोपियन हाईलैंड देखिए, यहाँ अदमावा हाईलैंड है, ठीक है, अदमावा हाईलैंड। यहाँ काटांगा प्लेटू है, बहुत फेमस प्लेटू है ये, ठीक है। उसके अलावा आपका जाम्बियन प्लेटू है, उसके अलावा आपका जिम्बाब्वे का प्लेटू है, यहाँ पे ग्रेट कारू है, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पे बाई प्लेटू है। ये सारे प्लेटूज मार्क करिए फटाफट फटाफट फटाफट, कमान मार्क करिए। चलो ठीक है, तो आपका एटस माउंटेन, इथोपियन हाईलैंड, अदमावा हाईलैंड, काटांगा प्लेटू, जाम्बिया प्लेटू, जिम्बाब्वे और कारू बाई प्लेटू, ये सब मार्क कर आपने पहले ही कर रखा है, अभी देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि काटांगा जो प्लेटू है, काटांगा प्लेटू जो है वो फार्मिंग, रैंचिंग और जो रिसोर्सेज वहाँ पे कॉपर और यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं। इथोपियन जो प्लेटू है वहाँ पे लेक टाना जो सोर्स है, लेक टाना आप देखोगे इथोपियन प्लेटू में, मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो कि लेक्टाना के बारे में बात की थी, उसमें बताया था मैंने, लेक्टाना जो है सोर्स ऑफ ब्लू नाइल। जब आप जाओगे लेक्टाना देखोगे इथोपिया में, यूथोपियन प्लेटू में, तो आपको एक ताना दिखेगी, वहां से निकल रही है ब्लू नाइल। और ठीक है, ये ब्लू नाइल जो है और व्हाइट नाइल से मिलती है, फिर वो नाइल बन के आगे जाती है, ठीक है, इजिप्ट में जाती है, ये पता है आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, तो व्हाइट नाइल में मिलेगी ये ब्लू नाइल, ठीक। तो यहाँ उसके बाद कूलर, ये कूलर डिपॉजिट क्लोज टू द इक्वेटर, यहाँ पे आप देखेंगे। और उसके अलावा आपका ग्रेट कारू जो है वो सेमी डिजर्ट एरिया है, जो ग्रेट कारू है ना वो सेमी डिजर्ट रीजन है। बाई प्लेटू जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉपर एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अदमावा प्लेटू जो है ये यहाँ पे सवाना वेजिटेशन है, और उसके अलावा बॉक्साइट का बहुत बड़ा डिपॉजिट है यहाँ पे। तो ये आप लोग जरा एक बार देख लेंगे आप। और इसके अलावा जो ये फीचर है, फिजियोग्राफी फीचर, इसमें एटलस माउंटेन है, लीबियन एटलस माउंटेन है, इधर देखिए सहारा डिजर्ट है, उधर लीबियन डिजर्ट है, इधर नूबियन डिजर्ट है। तो ये भी मार्क कर लीजिए, सहारा डिजर्ट मार्क करिए, लिबियन डिजर्ट मार्क करिए, नूबियन न्यूबियन डिजर्ट मार्क करिए। जो जो डिजर्ट बोल रहा हूँ कम से कम उतना तो आपको पता होना चाहिए। ये जो नॉर्दर्न साइड में आपको दिखेगा सहारा डिजर्ट,
उसके बाद में आपको दिखेगा लीबियन डिजर्ट, उसके बाद दिखेगा नूबियन डिजर्ट। उससे नीचे जब आप चले जाएंगे तो आपको कालाहारी डिजर्ट मिलेगा। कालाहारी डिजर्ट बहुत फेमस है, यहाँ पे छोटे छोटे हाइट वाले बुशमैन रहते हैं, उसके लिए फेमस है कालाहारी डिजर्ट। और इसके लिए यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बुशमैन मतलब मैच द फॉलोइंग में बुशमैन कहाँ रहते हैं, तो बुशमैन का जो है वो कालाहारी डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट इज वेरी फेमस डिजर्ट। उसको जो है नामिब, नामिब डिजर्ट बहुत फेमस है, नामिब डिजर्ट। उसके ऊपर क्योंकि मैंने आप लोगों को जो पढ़ा रहा था मैं, तो नामिब डिजर्ट के पास से कौन, तो बैंगवेला नामिब डिजर्ट को डेसिकेटिंग इफेक्ट देती है, इसके बगल में बैंगवेला करंट है, उससे ऊपर कैनरी करंट जो है सहारा डिजर्ट को डेसिकेटिंग इफेक्ट देती है। यहाँ पे बारिश नहीं करने देती है, ठंडी करंट से, इसलिए यहाँ पे ये उसको रेनफॉल फॉल को क्या करती हैं, क्या नाम है, वो करती हैं, क्या नाम है, डिमोटिवेट करती हैं, डिसिकेटिंग इफेक्ट देती हैं। और मतलब वो जो है डिप्रेशन ले आती, मतलब वो ले आती हैं, क्या नाम है, उनके लिए बहुत ही खराब होती हैं। आपको मैंने बता रखा ऑलरेडी कि जो है नामिब डिजर्ट को डिसिकेटिंग इफेक्ट दे रही है आपकी बैंगवेला करंट, और कैनरी करंट जो है दे रही है किसको, आपके सहारन सारन डिजर्ट को। उधर जो है पेरुवियन करंट जो है वो आटाकामा डिजर्ट को डिसिकेटिंग इफेक्ट दे रही है। वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, रेनफॉल को कम कर रही है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है अलग-अलग करंट, जितनी भी करंट्स हैं ठंडी वाली, वो कहीं न कहीं पे डिसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं नॉर्मली, ठीक है, यानी कि डिस्करेज करती हैं रेनफॉल को, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे नामिब डिजर्ट बहुत ही ड्राई डिजर्ट इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे एक करंट है बेंगुएला, वो बेंगुएला, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको कालाहारी डिजर्ट दिखेगा, कालाहारी डिजर्ट में बुशमैन रहते हैं, मैंने बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं ये सब, आपने मार्क कर लिया होगा कर लिया, और नहीं किया होगा तो कर लो। ऐसे निकल गया था वो जल्दी-जल्दी में। लेक्टाना नहीं, तुम्हारे लिए नहीं और बच्चों के लिए। लेक्टाना जो है ये सोर्स है ब्लू नाइल का, कूलर डिस्पाइट क्लोज टू द इक्वेटर। ये जो है काफ़ी कूल, क्योंकि इक्वेटर जो है ना, वहाँ पे क्या रहता है, इक्वेटर जो है वहाँ पे पूरे साल आपको सबको पता है कि सन रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कूलर नहीं रहता, वो क्या नाम है, गर्मी रहनी चाहिए नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे इक्वेटर के आसपास रहते हुए भी इथोपियन जो प्लेटू है वो कूल रहता है एज कंपेयर टू उसके जो सराउंडिंग रीजन है, वहां से थोड़ा हाइट इसकी ज्यादा है, ठीक है। में काफी आपको पता है डिजर्ट है बहुत ज्यादा, जैसे अरबियन डिजर्ट है, अरबियन डिजर्ट जिस तरह से यहाँ पे आपके मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, उसी तरह अफ्रीका के अंदर दुनिया भर के डिजर्ट पाए जाते हैं। एशिया में भी काफी डिजर्ट है, अफ्रीका में भी काफी डिजर्ट है। तो डिजर्ट आपको दिखेंगे, उसमें से जो बड़े सहारा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट आपको पता है अफ्रीका के अंदर है, सहारा डिजर्ट। तो लार्जेस्ट हॉट जो डिजर्ट है वो कौन सा है, जो लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है वो कौन सा है, सहारा डिजर्ट है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन यहाँ पे है, बनता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बनता है। हवाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं और कन्वर्ज नहीं होती। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने बताया कैनरी करंट जो है डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है, तो बारिश नहीं हो पाती है। और यहाँ पे आपका एक ट्राइब रहती है इसमें, वो मतलब बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, लेकिन इसकी फेमस जो ट्राइब है वो है तुरेग ट्राइब्स। यहाँ पे फेमस है, मतलब ट्रेक ट्राइब्स ज़्यादा फेमस है इस नाम से। उसके अलावा नामिब डिजर्ट है, वो ऑफ शोर ट्रेड विंड्स प्लस जो है कोल्ड रहता है ये, क्योंकि बेंगवाला करंट, ठंडी करंट वहाँ होती है। सैंडी डिजर्ट है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो है हॉटेनटॉट ट्राइब रहती हैं, ये मैच करने के लिए आ चुका है। तुआरेग ट्राइब, हॉटेनटॉट ट्राइब, ये पूछा हुआ है नामिब डिजर्ट की कहाँ रहती है। कालाहारी डिजर्ट में रेन शेडो इफेक्ट होता है, ठीक है। स्टोन रॉकी डिजर्ट है, ये स्टोनी रॉकी डिजर्ट है, ये उस तरह से डिजर्ट नहीं है जिस तरह से, मतलब बहुत सैंडी डिजर्ट नहीं है बहुत ज्यादा, ये रॉकी डिजर्ट है, स्टोनी डिजर्ट है। और यहाँ बुशमैन ट्राइब रहती है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब ग्रुप है ये बुशमैन, बहुत छोटी छोटी हाइट के यहाँ पे वो रहते हैं, नेग्रो लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहती हैं, लेकिन बहुत छोटी हाइट होती है इनकी बुशमैन की। तो ये कालाहारी डिजर्ट में पाए जाते हैं। उसके अलावा नूबियन डिजर्ट है, नूबियन डिजर्ट जो है वो सेपरेट करता है लीबियन डिजर्ट को, ठीक है। जो है न्यूबियन डिजर्ट सेपरेटेड बाय द लीबियन डिजर्ट बाय नाइल रिवर, नाइल रिवर जो बह रही होती है वो जो है अलग कर देती है, ठीक है, लीबियन डिजर्ट को नूबियन डिजर्ट से। तो यहाँ पे आप देखोगे नूबियन डिजर्ट आपने देख रखा ऑलरेडी, ऊपर की साइड में नूबियन है, नामिब डिजर्ट नीचे की साइड में है, तो ये आप लोगों ने देख लिया सही। अब इसके बाद में देखिए आप लोग यहाँ पे फिजियोग्राफी बेसिन दे रखा है, जैसे आपने हाईलाइट दिख लिया बेसिन। अब देखो चैड बेसिन है, यहाँ सूडान बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है। कॉन्गो रिवर आपको पता है काफी फेमस रिवर है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है।
और ये बेसिन जो होता है वो रिवर एरिया जो होता है उसको रिवर बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिन 3-4 बेसिन देख लीजिए। उसके अलावा आपका सालेह रीजन ये प्लेन्स रीजन है। साहेल रीजन, साहेल रीजन प्लेन रीजन होगा। और फील्ड्स, ये जो वेल्ड लिखा हुआ है ये वेल्ड नहीं है, एक्चुअल में फील्ड है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये डब्ल्यू से लिखा, वी से लिखा रहता है लेकिन इसको फील्ड पढ़ा जाता है, ये फील्ड है, ठीक है ना। तो साहेल रीजन और ये फील्ड जो है ये ग्रासलैंड है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेन रीजन है, यहाँ पे ग्रासलैंड वगैरह पाया जाएगा, प्लेन रीजन है ये, ठीक है। ओके, अफ्रीका में रिवर्स को बहुत सारी रिवर हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे वो है। एक तो आप देखिए नूबियन डिजर्ट, ये देखिए डिवाइड हो रहा है ना, नूबियन डिजर्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये नाइल रिवर जा रही है, ठीक है। नाइल रिवर जो है आपको देखिए वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है। पूरा अफ्रीका मतलब समझ लो सेंट्रल अफ्रीका के नीचे से निकल रही है और कहाँ जाके मतलब यहाँ मेडन सी में जा रही है। तो वहाँ पे ये सबसे बड़ी रिवर है नाइल, नील नदी, ठीक है। और इसको गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है, इसको इजिप्ट को, आपको पता है सबको, मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपने पढ़ी रखी है। तो ये नाइल रिवर है वही वाली, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको अगर ईस्ट से इधर आएंगे तो आपको सेनेगल रिवर दिखेगी, मार्क कर लीजिए। उसके बाद में आपको रिवर नाइजर दिखेगी और वोल्टा रिवर दिखेगी, चारी रिवर दिखेगी। उसके अलावा कॉन्गो दिखेगी, कॉन्गो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। कॉन्गो के बारे में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि कॉन्गो जो है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है, पता है ना, है। उसके अलावा अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि 2 बार ये कॉन्गो रिवर काटती है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके अलावा काटांगा, ये आपका काटांगा प्लेटू से नीचे और आएंगे तो आपको जाम्बेजी रिवर दिखेगी। जाम्बेजी रिवर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस रिवर है। जाम्बेजी से नीचे लिम्पोपो रिवर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिम्पोपो रिवर 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटती है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक ऑरेंज रिवर भी है यहाँ पे, तो आपको ऑरेंज रिवर भी दिखाई देगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर हैं आपकी अफ्रीका की, जिसको आप लोग मार्क कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रिवर नाइल के बारे में बतानी थी। एक तो ये कि ये 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है रिवर नाइल, ठीक है। एक तो लॉन्गेस्ट रिवर है ये, वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। पेट्रोलियम इसके माउथ पे मिलता है। नेविगेबल रिवर है, इरिगेशन वगैरह होता है। असवान डैम और लेक नासिर जो है ये सब जो है इसके ऊपर फॉल करते हैं। और आपको दिखेगा कि पोर्ट सईद जो है एंड अलेक्जेंड्रिया, इसकी माउथ पर पोर्ट सईद और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, 2 पोर्ट इसके माउथ पर बने हुए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल, कंट्री की कैपिटल या बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है वो सिटी इसके ऊपर लाई करती हैं, जैसे कायरो, गीजा, ठीक है, गीजा, उस खर्तूम सिटी जो है ये रिवर नाइल के ऊपर आपको दिखाई देगी। तो और इसके अलावा देखिए इधर ये लेक ताना से, उधर ब्लू नाइल, और यहाँ पे आपका लेक विक्टोरिया से जो है व्हाइट नाइल निकल रही है। विक्टोरिया जो है ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट लेक है, आप सबको पता है। सबसे पहले कैस्पियन सी है, उसके बाद लेक सुपीरियर है और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे लेक विक्टोरिया है, जहाँ से व्हाइट नाइल निकलती है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाइल नहीं निकलती, व्हाइट नाइल निकलती है। और ब्लू नाइल जो है लेक्टाना से निकलती है, यूरोपियन हाईलैंड से निकलती है, और फिर ये दोनों मिलती हैं, ठीक है, खरतौम की साइड में जाके, और वहां से आपकी जो है ये फिर नाइल रिवर हो जाती है और वो फिर आपका इजिप्ट होते हुए, कायरो होते हुए अलेक्जेंड्रिया पोर्ट और साइड पोर्ट बनाती है। ये आप इसके बारे में एटलीस्ट जाने रहिएगा, ये रिवर नाइल है, ठीक है। रिवर कॉन्गो जो है ये काटांगा प्लेटू, इसका ओरिजिन जो होता है ये काटांगा प्लेटू से होता है। नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी इसकी उर्मिक है, ठीक है, उर्मिक। सदर्न ट्रिब्यूटरी इसकी कसाई है, कसाई, ठीक है ना, ओके। और बयोमा वाटरफॉल जो है, बयोमा वाटरफॉल इसके ऊपर है। पिग्मी ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है। पेट्रोलियम रिजर्व इसके माउथ पे मिलता है। और आप देखेंगे इक्वेटर को ट्वाइस क्रॉस करती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रिवर कॉन्गो के बारे में बात कर ली। और रिवर कॉन्गो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। आराम से बैठ के इसका मैप देखिएगा। आज मैं रिवर कॉन्गो पे आपको एंड करता हूँ, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि नदीम भी नहीं है, और नदीम नहीं है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, कल इंशाल्लाह देखेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है, ओके। है को देखना है तो रिवर जाम्बेजी जाके देखिए और समझ में आ जाएगा आपके। ओरिजिन देखिए उसका कि कहाँ पे काटांगा प्लेटू देखिए कहाँ पे है, विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है, ठीक है। रिवर नाइजर के बारे में बात की तो वहां पे लोमा माउंटेन कहाँ पे है वो देखिए आप, इंपॉर्टेंट रिवर है वेस्ट अफ्रीका की, ये दिखा। रिवर ऑरेंज की बात की तो वहां पे आप जाके देखिए ऑरेंज इसका ओरिजिन कहाँ पे है,
ठीक है। उसके बाद में उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसको ट्रिब्यूटरी को देखिए, ठीक है। वाल फेमस ट्रिब्यूटरी गोल्ड डिपॉजिट्स है वहां पे। उसके अलावा रिवर लिम्पोपो मैंने बताया था आप लोगों को उसके बारे में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कैप्रिकॉन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, ठीक है ना? हाईफील्ड्स रीजन है, वहां से ओरिजिन होता है इसका। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है। तो ये जाके लिम्पोपो को एक बार देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनको आपको देखना है, ठीक है? और इसमें मैंने आप लोगों को ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली और लेक्स के बारे में फिर बात करें। सबसे पहले मैंने आप लोगों को माउंटेन बताया, प्लेटूज बताए, उसके बाद में मैंने आपको डिजर्ट बताया अफ्रीका के, ठीक है? इंपॉर्टेंट डिजर्ट बता दिए, फिर रिवर्स इंपॉर्टेंट बता दी। अब आ जाइए यहाँ की रिफ्ट वैली। देखिए अफ्रीका जो है वो होगा, रिफ्ट वैली है वो कुछ सालों में ब्रेक होगा। ये रिफ्ट वैली जो है ये मैं आप लोगों को, जिन लोगों को रिफ्ट वैली ना पता हो, वो जियोमॉर्फोलॉजी का मेरा लेक्चर है, आप यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि व्हाट इज रिफ्ट वैली, ठीक है? उसमें मैंने अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में बात कर रखी है कि कैसे ब्रेक होगा, कहाँ जाएगा। नाइल जो है रिफ्ट वैली में बह रही है, ये भी आपको पता है। और मैंने उस समय आप लोगों को कुछ लेक्स के बारे में बताया था, जिसमें से लेक विक्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, लेक क्या नाम, तुर्काना, लेक तंगाइका, लेक मलावी, लेक मलावी को लेक नाइसा भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इनको जरा मार्क करिए आप जाके। जब आप ईस्टर्न अफ्रीका की साइड में जाएंगे, ईस्टर्न साइड अफ्रीका में, तो आपको लेक विक्टोरिया दिखेगा, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो है लेक दिखेगी। उसके अलावा आपको उसके ऊपर आप लेक अल्बर्टा दिखेगा, लेक आपका कोएगा दिखेगा, लेक तुर्काना है, लेक तंगाइका है, लेक मलावी है। जाके फटाफट इसको मार्क कर लीजिए, और जिन लोगों ने नहीं मार्क करा है मार्क करिए, ठीक है इसको। ये रिफ्ट वैली है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली ऐसी दिखती है। और मैंने रिफ्ट वैली बता रखा है कैसे बनता है। जब जो वो होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। ये रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली में क्या होता है, एक प्लेट है, जैसे ये जमीन का टुकड़ा, ये खिसकता है, ये दूर होता है, डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज होता है जब वो, तो वहां पे गैप बनता है इस तरह से जैसे ऊपर दिख रहा है। और ये डाइवर्ज होकर धीरे धीरे, तो वहां पे रिवर्स वगैरह, क्योंकि वो डिप्रेशन वाला रीजन होता है, वहां से पानी वगैरह जो आता है वहीं पे जाके इकट्ठा होता है, वो धीरे धीरे नेसेंट सी बनता है। नेसेंट मतलब न्यू सी, फिर वो सी बन जाता है, और उसके बाद और जब जब बड़ा हो जाता है तो ओशियन बन जाता है। ये मैंने अब बता रखा आपको। तो इसी तरह से ये जमीन पे रिफ्ट वैली हुई है, और ऐसे ही कॉन्टिनेंटल ब्रेक्स हुए हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दुनिया भर के आइलैंड्स हैं अफ्रीका के आसपास। तो उन आइलैंड्स को जरा जाके मार्क करना है आपको। सारे आइलैंड चलिए मार्क करते हैं हम लोग, कौन कौन से आइलैंड है और यहाँ पे किसका वर्चस्व रहा है, किसने, देख लीजिए भाई। ये आपका यहाँ पे मोरेना है लेक, यहाँ पे कैनरी आइलैंड। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो है कैप वर्डे है, यहाँ पे आपको दिख गया होगा, ठीक है? कैप वर्डे के बाद में फिर यहाँ पे आपको ये क्या नाम है, सेंट हेलेना आइलैंड, ये मार्क कर लीजिए, ठीक है? कैप वर्डे के बाद रियूनियन आइलैंड्स मार्क कर लीजिए। जो रियूनियन आइलैंड मैंने आप लोगों को पहले बताया जब इंडियन ज्योग्राफी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, सेचेलिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। और क्या नाम है, कोमोरोस, ये अफ्रीका और इसके बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में। मेडागास्कर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड में से एक है, ठीक है? जो आइलैंड है पूरा, ठीक, मतलब बहुत बड़ा आइलैंड है। कितना बड़ा देखो, आइलैंड ही है लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है ना? आइलैंड्स वैसे छोटे होते हैं लेकिन ये काफी बड़ा आइलैंड है। तो ये आपको दिखेगा अफ्रीका का। उसके अलावा कोमोरोस दिख गया, और उसके अलावा रियूनियन आइलैंड आपको दिख गया, ठीक है? मॉरिशस तो दिख ही गया, और उसके अलावा सेशेल्स दिख गया। और उसके अलावा भी मैंने कई सारे आइलैंड आप लोगों को मार्क करवाए थे, जब मैं आप लोगों को पता हो ये पढ़ा रहा था फिजिक्स। तो मोडेरा, कैनरी, ठीक है, कैप वर्डे, मॉरिशस, रियूनियन देख लिया, कोमोरोस दिख लिया, सेशेल्स, सारे दिख गए। कौन से नहीं दिखाए, ठीक है? तो उसके बाद में मॉरिशस में इसमें प्रिंट नहीं होता। अरे मॉरिशस उसमें जाएगा, इंडियन ओशियन में चले जाओ तो दिख जाएगा आपको, ठीक है? आप देखिए बिटवीन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच में आपको जो आइलैंड्स दिखते हैं उनको देखिए आप जरा, ठीक है? अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच में आइलैंड्स। तो यहाँ पे आपको सेंट हेलेना, देखो सेंट हेलेना दिख रहा होगा, ठीक है? एसेंसियन दिख रहा होगा, ठीक है? एसेंसियन दिख रहा है ना? ओके, त्रिस्तान द कूना, ये सारे आपको दिखेंगे। ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज थी हैं, ठीक है? और एसेंसियन आइलैंड जो है यूके की मिलिट्री बेस था। और आपको याद करो नेपोलियन को एग्जाइल किया था, मैंने बताया सेंट हेलेना आइलैंड पे, याद है? तो सेंट हेलेना आइलैंड पे एग्जाइल किया था नेपोलियन को, नेपोलियन बोनापार्ट, जब वो जो है वाटरलू के लड़ाई में हार गया था, मैंने आप लोगों को बताया था।
तो उसको सेंट हेलेना आइलैंड भेजा था, वहीं एग्जाइल हुआ था इसका, ये सेंट हेलेना आइलैंड है, ठीक है। जी वाटरलू में जब हारने के बाद में, क्योंकि यूके का कंट्रोल में था, तो उसने यहाँ भिजवा दिया था इसको, ठीक है ना। जी उसके अलावा आपका त्रिस्तान त्रिस्तान दी कूना आइलैंड, ये मोस्ट रिमोट आइलैंड है, रिमोटेस्ट आइलैंड है, बहुत ही नीचे है ये, आपको आइलैंड है वर्ल्ड का, ठीक है। मोस्ट रिमोट आइलैंड, बहुत दूर है ये, ठीक है, दिख गया। जी ओके, तो ये आप लोग देख लें। उसके बाद क्लाइमेट देखिए अफ्रीका का, अफ्रीका में बहुत ही डाइवर्स क्लाइमेट है। पूर्व पता है कि अफ्रीका एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके अलावा इक्वेटर, तीनों पास होते हैं। यही एक ऐसी कंट्री, मतलब एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पे तीनों पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही टाइप के, बहुत अलग अलग टाइप के क्लाइमेट आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्लाइमेट जैसे ऊपर पार्ट जो है वहां पे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है, ऊपर जो टिप है ना मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट में मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्योंकि मेडिटेरियन ओशियन से टच हो रहा है। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है, और मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट में ठंड, मैंने बताया ठंडियों में बारिश होती है, विंटर में रेनफॉल होता है, वही एक टाइप का क्लाइमेट है जहाँ पे ठंडियों में बारिश होती है। वीडियो इसकी क्लाइमेटोलॉजी की वीडियो अपलोड हो चुकी है सारी, आप लोग देखना चाहें यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं मेरी वाली वीडियोस, उसमें भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब सारा मैंने बता रखा है ऑलरेडी, बहुत अच्छे से बता रखा है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। तो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे आओगे सहारा के पास में, तो डिजर्ट का टाइप क्लाइमेट मिलेगा। उससे नीचे आओगे सवाना है, यहाँ पे ये सवाना, सवाना मैंने आप लोगों को बताया डिजर्ट में क्या होता है, बारिश नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है ना। सहारा डिजर्ट है। उसे उसके अलावा उधर कैनरी करंट जो है वहां डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है, ठीक है। सवाना क्या होता है, सवाना मैंने बताया था ग्रासलैंड होता है। सवाना किस टाइप का ग्रासलैंड होता है, आप लोगों को सबको पता है किस टाइप का ग्रासलैंड होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, ठीक है सवाना, ठीक है, ग्रासलैंड है गेम। और उसके बाद में फिर आपका जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्वेटर के आसपास, ठीक है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी है यहाँ पे सवाना क्लाइमेट के साथ। फिर डिजर्ट का क्लाइमेट शुरू होता है, फिर मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। अच्छा देखिए, आप लोगों को सबको पता है, ये परफेक्ट एग्जांपल है दोनों स्फीयर का, मतलब हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज की इफेक्ट की वजह से, सन के जो मतलब अपेरेंट मूवमेंट है उसकी वजह से क्लाइमेट कैसे बदलता है, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। देखिए ऊपर मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, नीचे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, ऊपर डिजर्ट नीचे डिजर्ट, ठीक है ना। उसी तरह से ऊपर सवाना नीचे सवाना, बीच में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, एकदम जबरदस्त वही क्लाइमेट, एकदम सिमेट्री आ रही है। क्यों आ रही है अफ्रीका में ये सिमेट्री, क्योंकि ये जो है हमारा, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कभी ना नीचे सन जाता है और ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कभी ऊपर जाता है। तो इसी टाइप की तो सिचुएशन बनती है। ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है क्लाइमेट में अफ्रीका का। उसके अलावा माउंटेन में हाइट जहां जहां जाएगी वहां माउंटेन टाइप का क्लाइमेट हो जाएगा, वहां एक अलग ही बात हो जाती है। वहां पे हाइट से मैटर करता है, ना कि जगह कौन सी है, राइट। जगह से कम मैटर करता है, जगह हाइट से ज्यादा मैटर करता है। तो वहां जो जोनेशन है आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि हाँ वर्टिकल जोनेशन होता है, ठीक है, वर्टिकल वो क्लाइमेट चेंज होता है। उसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप सोचिए कि जितने भी टाइप के क्लाइमेट नॉर्मली होते हैं, सिर्फ टाइगा और टुंड्रा छोड़ के, टाइगर टुंड्रा को छोड़कर बाकी आपको लगभग लगभग क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। नहीं कूल टेम्परेट नहीं है, लेकिन जो ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है वो जरूर आपको दिखेगा, ठीक है ना। बहुत टाइप का क्लाइमेट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, माउंटेन पे वो भी दिख जाएगा, टाइगर टुंड्रा भी थोड़ा बहुत, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या नाम है क्लाइमेट। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर। तो अफ्रीका में जैसे जहां क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट वैसा एग्रीकल्चर, है ना। तो ऊपर साइड में आपका मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है, तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होगा। फिर बीच में जैसे आपका है तो ऑयल पाम, जैसे इक्वेटोरियल टाइप का है तो वहाँ इक्वेटोरियल रबर, कोकोआ वगैरह, ठीक है। जहाँ पे कॉफी, जैसे हमारे केरला वगैरह में कॉफी वगैरह होती है, उसी टाइप का क्लाइमेट मिलेगा आपको अंगोला वगैरह में, वहाँ कॉफी वगैरह का होगा। उसके बाद फिर नीचे आओगे, फिर मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के अंदर आ जाएगा, ठीक है, फील्ड्स वगैरह आ जाएगा। और उसके अलावा टोबैको वगैरह की खेती होती है, कॉटन की होती है, जैसे वहाँ पे आपको इजिप्ट वगैरह में। तो ये एग्रीकल्चर आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर आप लोगों को क्लाइमेट से ही सारा इफेक्ट होता है एग्रीकल्चर का, जैसा क्लाइमेट वैसा एग्रीकल्चर, तो ये आप देख चुके हैं, ठीक है। सब्सिस्टेंट फार्मिंग होती है बहुत जगहों पे अफ्रीका के अंदर, स्मॉल फार्म्स हैं, ज़्यादातर फैमिली लेबर होते हैं, और मशीनरी का काफ़ी कम यूज़ है, क्योंकि आपको पता है ये डार्क कॉन्टिनेंट के तौर पे इसको कॉलोनी बना बना के लोगों ने खूब एक्सप्लॉइट किया है। लो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे है, एक्सेप्ट नाइल बेसिन है, जो नाइल है आपको पता है इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है। तो नील नदी के बेसिन को छोड़कर, मेरिटाइम रीजन को छोड़कर आपको ज्यादातर लो प्रोडक्टिविटी दिखेगी। ओनली 6% फार्मलैंड अफ्रीका में जो है वो इरिगेटेड है, 6%। अब थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ही पीछे है, ठीक है ना। मोस्टली जो है आपको इजिप्ट में और नॉर्दर्न जो अफ्रीका है, या फिर एकदम सदर्न अफ्रीका, यहाँ पे तो आपको थोड़ी प्रोस्पेरिटी दिखेगी, बाकी जगहों पे बहुत ही बुरी हालत है, ठीक है ना। मोस्टली ना आपका इजिप्ट में, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोरक्को और सूडान के अंदर आपको एग्रीकल्चर दिखेगा। कल्टिवेबल जो लैंड है, एक्सेप्ट फॉरेस्ट एरियाज जो है यहाँ पे अफ्रीका के अंदर आपको
काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन वाला लैंड है, ठीक है? लेकिन वही है वाटर वगैरह और ये सब चीज़ों की दिक्कत रहती है, ठीक है? जी। तो फॉरेस्टेड एरिया छोड़कर अफ्रीका के अंदर 3 टाइम लार्जर है देन द लैंड करंटली कल्टीवेटेड। बहुत ज़्यादा मतलब कल्टीवेबल लैंड है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि एग्रीकल्चर सिर्फ़ लैंड से तो हो नहीं जाता है ना? तो मतलब इस जो एरिया कल्टीवेच मतलब यहाँ का अफ्रीका का एक असली अजीब विडंबना है कि जहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर सूटेबल हो सकता है, अच्छा है, वहाँ पॉपुलेशन कम है। और जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी नहीं है, ये कॉलोनी बनाने की वजह से। कॉलोनीज़ जो बनाई वो बड़ा खराब उन्होंने वो किया। जहाँ पे ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर है, वहाँ पे उतनी पॉपुलेशन ही नहीं है। जैसे सूडान को छोड़ दो अगर आप, तो जहाँ पे भी एग्रीकल्चर अच्छा है, वहाँ पॉपुलेशन कम है। अच्छा, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक्सप्लॉइटेशन है, की वजह से कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से ऐसा है, ठीक है? डिक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर इन द एग्रो लेबर्स, लो एक्सेस टू द फर्टिलाइजर्स, नो अवेयरनेस अबाउट द सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ये सब है नहीं, ठीक है ना? और मेजर थ्रेट जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा थ्रेट है। करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे, ट्रेडिशनल अफ्रीकन क्रॉप जो है वो अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं। कॉटन, पाम ऑयल, कोकोआ और उसके अलावा कॉफी वगैरह। हाई फ्लक्चुएशन है मार्केट में, आपको पता है ग्लोबल मार्केट में हाई टैक्सेशन एक्सपोर्ट पे चीज़ों के लगाया जाता है। लो कॉम्पिटिटिव मार्केट, उनको ग्लोबल मार्केट में उतना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं ज़्यादा। माइनिंग और क्या नाम है, ऑयल प्रोडक्ट्स में जो है बूम आया है। क्विक क्योंकि क्यों है वो ईज़िली जो है पैसा फॉरेन मनी वगैरह उससे मिल सकता है, तो इसलिए ज़्यादा माइनिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। 70% जो जो है एक्सपोर्ट है वो कोकोआ का है, अफ्रीका से जो होता है। देन उसके बाद कॉफ़ी है, टी है, कॉटन, शुगर एंड फिशेज़। लो डाइवर्सिटी इन द agro export products है। ओनली 25% ऑफ कोकोआ एंड 6% ऑफ द कॉटन इज प्रोसेस्ड इन अफ्रीका। मोस्टली जो है वो इंपोर्टिंग कंट्रीज प्रोसेस करती हैं, फिर उसके बाद में महंगे दामों पे बेचती हैं। यानी अफ्रीका जो लोग हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता जो चीज़ उनके पास है, यानी रॉ मटेरियल का बेनिफिट, रॉ मटेरियल वो दे देते हैं, फिनिश गुड लोग इंजॉय करते हैं। वही कॉलोनियल माइंडसेट, ठीक है? अनप्रोसेस्ड जब कोई चीज़ है तो उसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो रहा, ये सारी प्रॉब्लम है। अफ्रीका में अराउंड 60% कल्टीवेबल लैंड लैंड जो है अफ्रीका का, कंसंट्रेटेड सिर्फ 7 कंट्रीज में है। ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर सिर्फ जितना 60% कल्टीवेशन लैंड है वो सिर्फ 7 कंट्रीज के लगभग पास है। और आपको पता है कितनी सारी कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर, राइट? ठीक है? कितनी कंट्रीज हैं अफ्रीका में? 54 कंट्रीज में से 7 कंट्रीज के पास सिर्फ 60% से ज़्यादा लैंड है। तो सेंट्रल अफ्रीकन रीजन कंटेन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉन्टिनेंट वाटर रिसोर्सेज। अब देखें, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन जो है वहीं पे ज़्यादातर वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है? लेस देन 20% पॉपुलेशन यहाँ पे, लेकिन ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम अफ्रीका की है। मेजर पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांस बाउंड्री नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज बाय द इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज लैंड रिसोर्सेज, ये सारा प्रॉब्लम है इनका। मैनेजमेंट ऑफ द नाइल वाटर, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोस्टलिस्ट एंड द फार्मर इन द साहेल एंड, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है रिफॉर्म करने के लिए और चीज़ों के लिए। प्रॉब्लम अफ्रीका में लैंड ग्रैबिंग, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो लैंड ग्रैबिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे। लॉ वगैरह कुछ है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ है नहीं, जा जाके मतलब वो कॉलोनियल माइंडसेट पहले का ही है, वहाँ पे जा जाके कैप्चर करके माइनिंग करते हैं और चीज़ें करते हैं, ठीक है ना? हमारा इंडियन लोग भी जो है वहाँ पे जाके कर रहे हैं, वो एनजीसी विदेश वगैरह काम कर रही है वहाँ पे। और हमारी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी वहाँ पे काम कर रही हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वगैरह बना रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है, लेकिन इंडियंस बड़े को वो बहुत मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्सप्लॉइट नहीं करते ज़्यादा। चाइनीज़ बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो इंडियंस वो यानी हमारा अफ्रीका से ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, क्योंकि हम कहते हैं कि भैया तुम्हें भी लूटा गया, मारा गया, तो हमें भी लूटा गया, मारा गया, तो हम भाई-भाई, ठीक है? तो इसलिए मतलब हम ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते, तो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे प्यार से मतलब करते वो हों, इंडियंस को ज़्यादा पसंद करते हैं अफ्रीकन कंट्री के लोग। लेकिन मतलब जो चाइनीज़ है उनको कम पसंद करते हैं। लेकिन चाइना क्यों वहाँ के कंट्री गवर्नमेंट को पैसे-वैसे खिलाकर, एक तरह से कह सकते हो, या उनको इन्फ्लुएंस करके वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है बहुत सारा। उसके बाद में बहुत बार टाइम पे नहीं पूरा कर पाता, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लो मतलब वहाँ के, क्योंकि चाइनीज़ लोग जो जाते हैं ना वो अपनी लेबर वगैरह लेके जाते हैं। तो इस वजह से उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। फिर वो अगर थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट देते भी तो एक्सप्लॉइट ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए चाइनीज़ लोगों को पसंद कम करते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं। लेकिन गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस रहता है चाइनीज़ का ज़्यादा। हम लोग ज़्यादा मतलब हम लोग जो है थोड़ा फेयर रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग जो है हमें जनता ज़्यादा पसंद करती है, गवर्नमेंट थोड़ी कम पसंद करती है। ठीक है? ये है, ऐसा ऐसा होता ही है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रोडक्टिविटी, बट मतलब मैंने बताया ना लोकल लोगों को क्या करते हैं?
एक्सप्लोजन कर देते हैं। इंडियंस को क्यों पसंद करते हैं, मैंने बताया अक्सर रवांडा वगैरह में हमारे जो प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारी यहाँ की प्राइवेट कंपनीज भी कर रही हैं रवांडा वगैरह में, किगाली में है और जगहों पे। तो और उसके अलावा भी बहुत जगहों पे इंडियंस कर रहे हैं, तो दे आर लाइक दे आर वेरी गुड पीपल। इंडियंस जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, यानी डेवलपमेंट कर देते हैं जहां भी जाते हैं। जैसे उन्होंने फैक्ट्री, इंडियंस को मानते इसलिए हैं क्योंकि जैसे वो गए जंगल वगैरह में काम भी करने, तो फिर वो डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद काम करते हैं, वो सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं करते। ठीक है, जैसे रोड बना दिया, वहां स्कूल्स बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उनका एक उनका बेटरमेंट भी हो रहा है साथ बेटरमेंट हो साथ। रहा है उनका, उनको एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं लोकल काम करने के लिए। लेकिन चाइनीज का क्या है, एक्सप्लॉइटेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट कम बिजनेस ही देते हैं। करते हैं ठीक है, उनका बिजनेस ही। उनका मेन, क्योंकि वहां पे एक जो उनकी गवर्नमेंट कह रही है उसी तरह से काम कर रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा कंपटीशन उसमें ध्यान देते हैं क्योंकि हमारे दूसरे लोग पहुंच जाएंगे वहां, तो हम लोग थोड़ा, जो कंपनी जा रही है वो गुडविल बनाने की भी कोशिश करती है। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इन अफ्रीका, हम अफ्रीका के अंदर देखो प्रीमेटिव टाइप की है, ट्रेडिशनल पोस्टरलिस्ट हैं ज़्यादातर, वही चरवाहे वगैरह टाइप के, और ज़्यादातर ड्रॉट वगैरह साहिल रीजन और ईस्ट अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर ड्रॉट वगैरह पड़ता रहता है। लिमिटेड डेवलपमेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुअर है। पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज वहाँ पे, अक्सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है बहुत ही पुअर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। माइन सारी जो मिनरल, कॉलोनीज की वजह से जो हाँ ब्रिटिश वो एडमिनिस्ट्रेशन ही मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत ही हमें ज्यादा हमेशा खराब क्यों रहा है, क्योंकि पहले कॉलोनियल लोगों ने सताया, उसके बाद जिनको पावर ट्रांसफर किया, वो हाँ कलर चेंज हो गया, बस एक्सप्लॉइटेशन वही रहा। जैसे हमारे इंडिया में भी यही हुआ है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अपने वंशजों को तो छोड़ गए ना। हाँ तो एक्चुअल में क्या ब्राउन हुआ, इंग्लिश में। अंग्रेज वही इंग्लिश तो चले गए यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन, लेकिन नेचर नेताओं का और लोगों का वो नहीं खत्म हुआ। इनफैक्ट पावर और जो है उसकी लालच में उनसे बदतर नहीं है। कम से कम वो लॉ के हिसाब से तो चलते थे, रूल ऑफ लॉ की बात करते थे। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन उनका एक नेचर था, बट लॉ बना के एक्सप्लॉइट करते थे। यहाँ तो बिना लॉ के ही एक्सप्लॉइट हो रहा है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है, राइट। मतलब विदाउट लॉ, रूल ऑफ लॉ, लॉ को तो ऐसे ताक पे रख दिया है कि रूल ऑफ लॉ जैसी भी कोई चीज होती है, तो हमारे यहाँ तो कंडीशन जो है बहुत दूसरी तरह है। देखो वहां पे इनफैक्ट मैं आपको अगर अपनी वैसे बात बताऊं, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो कोई भी लॉ लेकर आते थे, हम लॉ के खिलाफ खड़े हो जाते थे। ठीक है, हम मार्च करते थे, डांडी मार्च, ये मार्च, वो मार्च। ठीक है, लंबे लंबे मार्च करते थे। वो लोग वापस भी लिए हैं, नेगोशिएशन किया है, हैं। तो वो कौन से बुरे थे? आपके यहाँ पे आपने कोई दे दिया कि भैया आज से नोटबंदी हो गई, आज से क्या नाम है ये हो गया, कोई भी काम, किसान आंदोलन करके बैठे हुए हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको मार रहे हो, गोलियां चला दे रहे हो, हैं। आप जो है कहीं पे भी कुछ भी आप देखो, किसी पे भी आपने कोई भी चीज इंपोज कर दी, नहीं माना, तो आपने अंग्रेजों से भी बुरे हाल किए। बिना किसी पॉलिसी के जब नोटबंदी की गई, लोगों की कितनी बुरी हालत हुई। अंग्रेजों का कोई इस तरह से रैशनल फैसला आपको नहीं दिखेगा, सिवाय ये है कि फेमाइन आ गया, ये आ गया, वो गया, और एक दो जो गवर्नर जनरल आए जैसे लॉर्ड लेटन वगैरह ने कुछ बदमाशियां की। ठीक है, तो बदमाशियां की तो उसको आज भी हिस्ट्री उसमें, मतलब बुरे आए तो अच्छे भी आए, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट भी किया, आपने देखा हिस्ट्री के अंदर। तो ये मतलब जो है ना, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज ही हमें एक्सप्लॉइट करते थे। हम एक्चुअल में वो हमेशा से, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, दोज हु हैव एंड दोज हु हैव नॉट, वो कंडीशन हमेशा से है। उस समय ये लोग जिनके पास था, जो लोग ब्रिटिश में, हमें इंग्लैंड में पढ़ने जाते थे और जो अंग्रेजों की तरह रहते थे, वो सारे उन्हीं लोगों ने कैप्चर किया पूरी पावर। जिन्होंने ब्रिटिश तौर तरीके से पढ़ा था, उनके लॉज को पढ़े थे, उनके सिस्टम को डेवलप किया था, उन्होंने सारी पावर कैप्चर की, उन्होंने पूरा रूल किया और आज तक भी कर रहे हैं, और आज भी उन्हीं के नक्शे कदम पे सारी चीजें हैं। ऐसा थोड़ी ना है कुछ अलग हो गया है। अंग्रेजों का तो मैं कहता हूं कि कम से कम रूल ऑफ लॉ के हिसाब से बहुत सारे काम करते थे। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन उनके नेचर में था, करते थे एक्सप्लॉइट। रॉलेट एक्ट लेकर आए, जलियांवाला बाग किया, हमारे यहाँ वो खुल के करते थे, हमारे यहाँ छुप के करवाया जाता है। पुलवामा हमारे यहाँ भी तो हुआ है। जी, बस मानते नहीं है उस चीज को। इवन अब तो ये कहते थे कि डेमोक्रेसी में भी कहते थे कि जो भी मान रहे हैं ना लोग, मतलब अगर रूल ऑफ लॉ नहीं मान रहे तुम्हारे देश के लोग, तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो ये चीज बेसिकली ये है कि रूल ऑफ लॉ को तो लोग ताक पे रख दिया है लोगों ने। ठीक है, अपनी डेफिनेशन देशभक्ति की बना रहे हैं खुद की। तो ये वाली जो चीज है ना, ये अंग्रेजों का कम से कम बहुत सी चीजें रैशनल थी, आपकी बहुत सी कुप्रथाओं को उन्होंने बंद किया था, आप तो उसको उजागर कर रहे हो, और है कि नहीं है। उन्होंने उनका उनका कहना यह था कि अंधविश्वास से दूर रहो, उसके लिए उन्होंने बहुत आपके लिए काम भी किया, सोशल रिफॉर्म भी किए। आप तो उन्हीं फिर कुप्रथाओं को, कुरीतियों को दोबारा ला रहे हो, उसको आप कहते हो ये प्रिविलेज, ये बहुत ही मतलब वो है, बहुत अच्छी चीज है। तो ये मतलब इसको बहुत अच्छा करके प्रेजेंट, चीजों में लॉजिक है ही नहीं, बट स्टिल अगर कोई बंदा अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अंग्रेजों के खिलाफ कितनी कितनी सारी बातें लोगों ने कही हैं, लिखा है, क्रिटिसाइज किया है, आज क्रिटिसाइज करके तुम देख लो गवर्नमेंट को,
अगले दिन जेल में जमानत नहीं होगी 10 साल तक, जी, राइट? हो रहा है ना? जी, तो देखिए मिनरल रिजर्व अफ्रीका के अंदर देखें, पेट्रोलियम, कोल, आयरन और गोल्ड, डायमंड, गोल्ड और यूरेनियम, प्लेटिनियम, ये सब है। लेकिन देखिए आप आयरन आयरन आपको क्या नाम है, अल्जीरिया के अंदर देखो, अल्जीरिया के अंदर आपको आयरन मिलेगा। यूरेनियम जो है नाइजीरिया नाइजीरिया वगैरह के अंदर, नाइजर वगैरह के अंदर मिलेगा। सूडान के अंदर गोल्ड के रिजर्व आपको मिलेंगे, और एंगोला वगैरह में पता है आपको डायमंड के रिजर्व मिलते हैं। काफी सारी माइंस है वहां पे एंगोला के अंदर। और उसके अलावा एल्यूमिनियम जो है आपको यहाँ पे मोजाम्बिक वगैरह में एल्यूमिनियम मिलेगा। अफ्रीका के अंदर कई जगहों पे आपको लोसोटो वगैरह में भी कोल और प्लेटिनम के रिजर्व हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखें आप लोग कि ये लीबिया लीबिया को जानते हैं ना, मुअम्मर गद्दाफी का नाम किस किसने सुना है? मुअम्मर गद्दाफी का नाम सुना है ना? गद्दाफी, पता है आप लोगों को अगर जान के हैरानी होगी कि मुअम्मर गद्दाफी जो है वो इतना बड़ा लीडर था अपने यहाँ का, और उस समय जब गद्दाफी थे वो कहते थे कि मतलब उनको सिर्फ अपने देश से इतना प्यार था उस इंसान को, और इतनी प्रॉस्पर कर रखा था लीबिया, इतना प्रॉस्पेरिटी थी कि लीबिया का हर बंदे का फॉरेन में कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट था, मतलब इस तरह से लोग इन्वेस्ट करते थे। वहां पे क्या होता था, जो तेल बेचते थे वो लोग, जो पैसा आता था हर एक सिटीजन के अकाउंट में उसका एक हिस्सा जाता था। हॉस्पिटल फ्री थे, ठीक है, हॉस्पिटल फ्री थे, स्कूल्स फ्री थे। एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट, शादी करने जा रहे हो तो सरकार आपको घर बनवा के देगी, ठीक है, फैमिली स्टार्ट करने के लिए पैसे देगी हर महीने, और आपको कुछ पर्टिकुलर जब जो भी तेल से पैसा आता था उसका कुछ पर्सन आपके अकाउंट में जाएगा। जबरदस्त प्रॉस्पेरिटी। मुअम्मर गद्दाफी कहता था, वो कहता था कि अगर मैं गया तो मैं लीबिया की शान शौकत अपने साथ ले जाऊंगा। मतलब अगर मुझे कुछ हुआ तो लीबिया की शान शौकत अपने साथ चली जाएगी, और लीबिया में बहुत शान शौकत से लोग रहते थे, बहुत प्रॉस्पेरिटी से, और मुअम्मर गद्दाफी भी रहता था। फिर वहां पे जब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हुआ, जो कि आपको पता है यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहां से स्टार्ट हुआ था अरब स्प्रिंग, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है, ठीक है, 2011 में स्टार्ट हुआ था, 2011 में अरब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, मैं अमृतसर में था उस टाइम, अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ। मैं पढ़ाना उस समय, मैं यूपीएससी के लिए सीसेट पहले पढ़ाना शुरू किया था मैंने, तो यूपीएससी के लिए जीएस का मेरा पहला दूसरा बैच था उस समय पढ़ाने का, जब अमृतसर में था। तो ट्यूनेशिया जो है, ट्यूनेशिया में वही अरब अपराइजिंग हुई थी, ट्यूनेशिया से स्टार्ट हुआ था। और अब अरब अपराइजिंग को जो स्पॉन्सर किया था वो इन्हीं लोगों ने, यूके, फ्रांस, इन्हीं लोगों ने स्पॉन्सर किया था। और इन लोगों ने वहां के लोगों को भड़काया, वहां की हुकूमतों के खिलाफ, कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे और डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है। डेमोक्रेसी के नाम पर इन लोगों ने जो वहां के स्टेब्लिश्ड लीडर थे उनको पूरा डिस्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, वहां पे मुअम्मर गद्दाफी हो या हुसैनी, मतलब कोई भी हो, वहां के जितने भी लोग थे उन सबको जो है, जो भी मतलब डिक्टेटर कह के कर, सद्दाम हुसैन से स्टार्ट हुआ है समझ लो एक तरह से, लेकिन वो फिर जो सद्दाम हुसैन का 2003 में कहानी खत्म करी, उसके बाद में फिर जो है सद्दाम हुसैन के बाद इराक के बाद इनका पेट नहीं भरा। इनको लगा कि यहाँ तो हमने जो तेल लूटा वो तो लूटा ही, और चीजें की ही, इनको सिर्फ अफगानिस्तान में कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे कुछ है नहीं, पथरीली जमीन है, तो वहां के लोग लड़ा के, तो लड़ने की उनके अंदर कैपेसिटी बहुत है। और तुम्हें पता है ऑकलैंड फॉली का नाम तो पता ही होगा, तो ये हिस्ट्री रही है कि उनसे कोई जीत नहीं पाता है अफगानियों से, वो लड़े तो वहीं पे ये मात खाते हैं जाके। ठीक है, उसके अलावा ये जहां भी गए हैं वहां तबाही मचाई है उन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पर। आपने देखो इन लोगों ने इराक में तबाही मचाई, ठीक है, उसके बाद में फिर गए, मैंने बहुत पहले लिखा था इस पे, जब इराक का था 2013 में मैंने एक कविता लिखी थी, मत मचाओ शोर क्योंकि इराक में घुसा है चोर, ये चोर बड़ा है चालाक, विश्व का नेता कहलाता है, ये झूठे इल्जाम लगाता है और झूठी बातें बताता है। ठीक है, अ, अ, उस रात में चोरी करता है, सुबह पुलिस बन जाता है, खून खराबा इसका पेशा, ये सबको सताता है, कहीं छुपा सद्दाम तो कहीं लादेन बताता है, जिसके नाम से हमला करता उसे पकड़ नहीं पाता है, जनता पर ये बम बरसा के बरसा जाता है। ये मैंने एक कविता लिखी थी उस समय, 2003 में लिखी, ठीक है? हाँ, हाँ, ये एक लाइन इन लोगों को याद है, मैं थोड़ा-सा मिस कर दिया मैंने। तो क्या नाम है, तो इसमें ये था कि फिर भी विश्व का नेता कहलाता है, ठीक है? और अब ऐसे करके मैंने वो लिखा था। तो ये क्या है ना, मतलब इन लोगों का एक नेचर ये रहा है कि एक्सप्लॉइट करने का। तो इन्होंने लीबिया में घुसे और इन्होंने वहाँ के लोगों को भड़काया कि गद्दाफ़ी जो है वो आप लोगों को
खराब कर रहा है, वो करप्ट है, ये है, वो है, तानाशाह है, और आप लोगों को हम डेमोक्रेसी लेकर आएँगे, और उन लोगों को समझा रहा है गद्दाफी कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं। जिस दिन मैं गया, मैं लीबिया की शान-ओ-शौकत लेके जाऊँगा। बेटा तुम लोग मत वो करो, लेकिन वो मतलब इस तरह से हरकतें नहीं करो, लेकिन वो लोग उसमें अपने बंदों को घुसा दिया। स्पॉन्सर लोग थे, मैंने बताया ना, वहाँ के लोगों को उन्होंने स्पॉन्सर किया, सारे इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज ने। और उसके बाद, और क्यों किया? क्योंकि लीबिया ने क्या कह दिया था कि मैं पेट्रो डॉलर हटा दूंगा, मैं दिनार जो है पूरे अफ्रीका के अंदर दिनार लेकर आऊंगा, मैं डॉलर से डील नहीं करूंगा। पेट्रोलियम मेरे यहाँ लेना है, आप दिनार और डॉलर से, गोल्ड से ले सकते हो। लीबिया से, लीबिया डॉलर नहीं लेगा। बस, तुमने, उनकी इकोनॉमी ही इस पे चल रही है। बैकिंग कहाँ है उसकी? उनकी अमेरिका की बैकिंग जो है वो किससे है? डॉलर से, पेट्रोल से बैकिंग है डॉलर की। आपको पता है कि वो गोल्ड सिस्टम हट चुका है, जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है, मैं बता चुका हूँ उन लोगों को। ठीक है, निक्सन ने हटा दिया था, तब से वो है नहीं। तो इनको किससे बैकिंग, किस तो चाहिए ही ना भाई, नहीं तो डिमांड खत्म कम हो जाएगी। तो डिमांड करने के लिए उनको चाहिए कि पेट्रोल से वो जो है डॉलर को वो करें, एक्सचेंज करवाएं जबरदस्ती। तो इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, सद्दाम ने भी कहा था नहीं करेंगे, बस वो फिर वो तुरंत हमला वहां पे। तो इन्होंने उसको जो भी इनके खिलाफ है या तो मरवा दो, जो भी इनके खिलाफ वो करे। उसने कहा था कि मैं पूरे अफ्रीका के अंदर दिनार और गोल्ड से डील करवाऊंगा, गद्दाफी ने। और मैं जब तक हूं तब तक मैं ये आप लोगों को मतलब बहुत ही सुनहरा दौर लीबिया का था, वो भी बहुत प्रॉस्पेरस कंट्री थी लीबिया। 2011 के बाद उसने, जब उसको गद्दाफी को क्या हुआ, वो अपना काफिला 14-15 गाड़ियों का काफिला लेकर बंदा जा रहा था, निकल रहा था, उसी के शहरियों ने हमला कर दिया उस पे, ड्रोन से हमला किया, और वो छुप गया कहीं जाके ऐसे, मतलब किसी उसमें, उस वहां से निकाला खींच के, कुछ लोगों ने देख लिया छुपते हुए और निकाला। वो कह रहा है बच्चों मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तुम्हारे लोगों के लिए ही जी रहा हूं, तुम्हें समझा रहा है वो। कुछ नहीं सुना, मार डाला उसको, मार मार के मार डाला। ठीक है, कुछ नहीं सुना, उसने सही कहा था, वो मर तो गया गद्दाफी, लेकिन शानो शौकत जो है लेकर चला गया लीबिया के ऊपर। फिर आज वहां के घर का कोई एक, वो सब लोग बद्दुआ थी उसकी या जो भी था, क्योंकि इन लोगों ने अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। एक घर ऐसा नहीं होगा जिसका कोई ना कोई बंदा जंग में, सिविल वॉर में मारा नहीं गया, हर घर से कोई ना कोई मरा। और लीबिया की अब हालत देख लो, और उस समय की, आप लीबिया की 2011 से पहले की फोटोज देखो, आप हैरान हो जाओगे। अमेरिका में ऐसी सिटीज नहीं दिखेंगी जो लीबिया में दिख रही हैं। और आज उस लीबिया की यह हालत है कि हर घर में लाश से कोई ना कोई बंदा इस जंगों में मारा गया, घर टूटे फूटे। सीरिया का हालत देख लो, मिलके शाम इतना फेमस और इतना ज्यादा, यही इसी रिवॉल्यूशन के बाद, ये जो अरब अपराइजिंग के बाद है, डेमोक्रेसी के नाम पर इन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया, पूरे अफ्रीका से लेकर, यानी टूनेशिया से लेकर, और इन्होंने पूरा ये अरब कंट्री सबकी ऐसी की तैसी मार दी, शाम तक और यहाँ तक एकदम डिस्टर्ब कर दिया, पूरी मतलब इकोनॉमी तबाह कर दी। सिर्फ किस लिए? क्योंकि मतलब आप हमारी नहीं सुनोगे तो तुम्हें रहने नहीं देंगे, हथियार हमारे पास है। तो ये डेमोक्रेसी जो ना, अंधभक्ति जो होती है ना, बहुत खराब चीज होती है। डेमोक्रेसी का इन्होंने पकड़ा दिया कि ये लो डेमोक्रेसी ले लो और चलो। डेमोक्रेसी नहीं, देखो डेमोक्रेसी जो है ना, वही कह रहा हूं आपको वो सब चीजें इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअल में जब एक चीज को गलत साबित करना हो तो एन नंबर ऑफ जस्टिफिकेशन आ जाते हैं। ठीक है ना, अगर किसी को आपको गलत ही साबित करना है तो आपके पास एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, और अगर किसी को सही साबित करना है तो एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? किसी, अगर मीडिया आपके पास है, पावर आपके पास है ना, तो आप कुछ भी करोगे। आप ये दिखाओगे कि शेर का जबड़ा इंसान फाड़े दे रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट आप हैं, आप जो मर्जी वो आर्ट बना दीजिए, लेकिन असल में एक इंसान जाके फाड़ के दिखा दे शेर का जबड़ा, औकात समझ में आ जाएगी एक सेकंड के अंदर, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान हो। शेर शेर होता है, ठीक है, लेकिन वो दिखाएंगे कि ये फाड़ दिया। ठीक है, समझ रहे हो? इंसान जो है वो मतलब अक्ल है, ठीक है, आपके हाथ में वो ब्रश है, आप कुछ भी बना दीजिए, लेकिन असल सच्चाई थोड़ी ना है वो। और ऐसी चीजें वो हैं, जो लोग धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं उनको धर्म पता भी है। धर्म के नाम पर जो जो लोगों को कत्ल किए दे रहे हैं उनको धर्म पता है, कभी पढ़ा है? अगर अपने भगवानों के बारे में पूछने लग जाएं कि क्या है, और जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उनको अगर कुरान और हदीस के बारे में पूछ लिया जाए, कुछ नहीं पता होता ज्यादातर लोगों को। जो लड़ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, ज्यादातर कोई किसी को भी रिलीजन को देख लो, जितने भी लोग जो है ना मरने काटने पे उतारू हैं, अक्सर उनको कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्यों मार रहा हूँ।
क्यों लड़ रहा हूँ? या अरब अपराइजिंग वाले ही देख लो, इनको पता ही नहीं था डेमोक्रेसी है क्या सही में, सही मायने में, ठीक है ना? तुम्हें वो आदमी बुरा लग रहा था जो हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल रहा हो? वो आदमी बुरा लग रहा था जब तुम शादी कर रहे हो, तुम्हें घर लाके दे रहा है, बाप की तरह केयर कर रहा है तुम्हारी, फादर की तरह केयर कर रहा है वो बंदा। तुम्हारे किसी बाहर वाले ने तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हें भड़का दिया, तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ भड़का दिया, तुमने अपने बाप का कत्ल कर दिया। ऐसे बच्चे हैं आजकल नालायक, ठीक है ना? तो ये है आप देखिए लीबिया एक कंट्री के बारे में सिर्फ मैंने अभी डिस्कस किया है, और फिर आप इजिप्ट में भी ये हाल हुआ है, उसके बारे में भी देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा अरब अपराइजिंग को एक बार, देखिएगा कि क्या हुआ था, ठीक है? मोहम्मद गद्दाफी लीबिया का, उसके अलावा आप इजिप्ट में भी आप देखें बहुत सारी कंट्रीज बहुत समय उस समय बर्बादी हुई थी। और देखिए पेट्रोल का काफी जबरदस्त रिजर्व वगैरह जो है वो आपको दिखेगा, आपको अल्जीरिया में, आपको इजिप्ट के अंदर, चाद में, बहुत जगहों पे यहाँ सब आपको दिखेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं, ओएनजीसी विदेश, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, ओएनजीसी विदेश इंडिया की कंपनी है, लेकिन वो विदेशों में काम करती है, आपको पता है ना? ओएनजीसी हमारे यहाँ काम करती है, ओएनजीसी विदेश बाहर काम करती है, ठीक है? और ये जो है लीबिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, सूडान, और आज आज तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर कंट्रीज में ओएनजीसी, आईओसी, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल, ये सारे अफ्रीका में लगे हुए हैं, ठीक है ना? और जाके वहां पे अपनी कंपनीज खोल रखी हैं और कर रहे हैं, यानी लीबिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, सूडान, साउथ सूडान में ये ओएनजीसी विदेश का मोनोपोली है, मतलब इंडियन कंपनीज में। और आईओसी का जो है वो लीबिया, गैबन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया के अंदर ये है। और एचपीसीएल जो है वो ऑपरेट कर रही है ज्यादातर इसमें क्या नाम है, इजिप्ट के अंदर। बीपीसीएल जो है वो मोजाम्बिक के अंदर ऑपरेट कर रही है। ये सब इंडियन कंपनीज है जो कि अफ्रीका में जाके कर रही हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी अफ्रीका में मतलब अब जा रही हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनीज भी जा रही हैं अलग अलग प्रोजेक्ट को लेकर। बड़ी कंपनियों में जैसे रिलायंस है, गल्फ अफ्रीका पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी अफ्रीका के अंदर ही है, और प्राइमरली इन्वॉल्व इन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट रिलेटेड होलसेल मार्केटिंग ट्रेडिंग। ये सब अब तो ये सब माइनिंग वाइनिंग सारी चीजों में घुस रहे हैं ना रिलायंस वाले। एयरटेल आपका, इमामी और मेरिको, डाबर, आइसर, टाटा ग्रुप, ये सब गोदरेज वोदरेज जो है भारतीय, ये सब अफ्रीका को इन्होंने मतलब इन्वेट कर रखा है पूरे उसमें, ठीक है? महिंद्रा, एक्सकॉर्ट, ये सब, ठीक है? जैसे चाइना चाइना वाले हैं तो हम लोग भी वहाँ कंपटीशन दे रहे हैं उनको, ठीक है? हम लोग भी घुसे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम देखो क्या है ना कि अफ्रीका एक मार्केट तो है ही है, और अफ्रीका से हमारे रिलेशन भी खराब नहीं है, तो हम लोग जाते हैं उधर, ठीक है? तो कोल है, यहाँ पे सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये कोल कोल का भी वहाँ पे मतलब माइनिंग वगैरह कर रही है। उसके अलावा आयरन देखिए, ये सब आप जगहों पे आपको आयरन अल्जीरिया के अंदर, मॉरिशस के अंदर, और सियरा नाइजीरिया, कैमरून, और यहाँ सब आपका युगांडा, यहाँ पे आपको आयरन भी दिखेगा, ठीक है? उसके अलावा गोल्ड रिजर्व्स देखिए आप, आपका मेडागास्कर में भी, और क्या नाम है आपका, हाँ, इजिप्ट इजिप्ट में आप देखिए, इजिप्ट में, चाद में, सूडान है ना, उसके इथोपिया, यहाँ सब आपको गोल्ड गोल्ड भी अफ्रीका में काफी सारा भरा पड़ा है गोल्ड, ठीक है? रिजर्व डायमंड के रिजर्व्स आपको दिखेंगे। डायमंड रिजर्व देखिए आप यहाँ पे देखिए, अफ्रीका में काफी जगहों पे आपको, साउथ अफ्रीका में है, नामीबिया में, क्या क्या नाम है, अंगोला के अंदर, बोस्टवाना में, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, उसके अलावा आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंदर, घाना वगैरह में आपको गोल्ड दिखेगा। चाइना अफ्रीका के अंदर, चाइना जो है वो इंपोर्ट करता है कोबाल्ट, मैग्नीज फ्रॉम द गैबन एंड साउथ अफ्रीका, और उसके अलावा घाना से। टिम्बर जो है गैबन और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से करता है, कैमरून से करता है। उसके अलावा आपका क्रोमियम जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, मेडागास्कर और सूडान से करता है। चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है जाम्बिया में, तंजेनिया के अंदर, मोजाम्बिक, और उसके अलावा चाइना इन्वेस्ट करता है इन सब कंट्रीज में, गोल्ड में, आयरन में, और मैग्नीज वगैरह यहाँ से एक्सप्लोर करता है। यूरेनियम नाइजर से लेता है, ठीक है? इंडियन डेसेफोरा अफ्रीका के अंदर आपको पता है, ब्रिटिश रूल जो है 1896 से लेकर 1901 तक रहा है। इंडियन जो है वहाँ पे केनिया में आपको पता है ना, रेलवे ट्रैक वगैरह बनाने के लिए केनिया केनिया वगैरह में उनको इंडियंस को बहुत सारे लेकर गए थे, ठीक है? उनको पैसेंजर इंडियंस कहते थे, ठीक है ना? फिर वो इंटरप्राइजिंग इंडियन जो गुजराती थे वो लोग जाके वहाँ बिजनेस विजनेस भी करने लगे, पैसेंजर इंडियंस, ठीक है ना? गुजरातियों को बिजनेस समझ में आ गया वहाँ पे। आपको पता है डायमंड का जो ज्यादातर बिजनेस होता है वो गुजरातियों ने अफ्रीका में और यूरोप में जो है ज्यादातर बिजनेस गुजराती करते हैं, सूरत में ज्यादातर, ठीक है? उसके कट पॉलिश वगैरह सब जो है सूरत में होता है। अफ्रीका से निकले या जहाँ से भी यूरोप में भी जो सप्लाई हो रही है वो सब आपको जो है कहाँ से जाएगा, गुजरात के अंदर होती है। बहुत सारी डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग वगैरह ये सब ना, तो गुजराती बहुत इसमें आगे हैं।
ठीक है, बिजनेस में टुडे मोस्टली जो है ईस्ट अफ्रीका के अंदर, केनिया, युगांडा में इंडियंस भी बहुत सारे हैं, और उसके अलावा मॉरिशस में हैं। मॉरिशस में तो पूरा कल्चर है इंडियन, ठीक है? मॉरिशस के अंदर तो भोजपुरी गाने चलते हैं, पता है आपको? सेशल्स में और क्या नाम है, रियूनियन आइलैंड है, यहाँ सब आपको दिखेगा। उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा स्पेशली गुजरातीज़, मैंने बताया ना, वो डोमिनेट करते हैं पूरी ईस्ट अफ्रीकन नेशंस को, पूरे ईस्ट अफ्रीकन नेशन को करते हैं। ये हो गया एंड ऑफ दिस